Okay students, again I am back for continuing my topic. मैं आपको समझा रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको दो लोगों के बारे में पढ़ना होगा मेनली, हेनरी फेयोल एंड F.W. टेलर। ये दो लोगों ने प्रिंसिपल्स अपने बताए थे और इनके ही प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ रहे हैं, कारण ये है कि इन्होंने घाटे में चल रही, नुकसान में चल रही हुई कंपनीज़ को फ़ायदे में ला दिया। ऐसे आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से ये ठीक लगता है, ये प्रिंसिपल है या ऐसा होना चाहिए, वो कहने से कुछ नहीं होता है। इन दोनों पर्सन ने करके दिखाया है। इन्होंने नुकसान में, घाटे में चल रही हुई कंपनी को प्रॉफिट में ला दिया। तब सारी दुनिया ने माना कि हाँ भाई, ये जो लोग कह रहे हैं उसकी स्टडी करी लोगों ने और तब उन्होंने माना कि सही बात है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो इसमें पहला है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के बारे में हम जानेंगे। हेनरी फेयोल 1841 टू 1925 ये इनका जीवन काल रहा, 1841 से 1925 तक। ये एक माइनिंग इंजीनियर की इन्होंने डिग्री ली थी हेनरी फेयोल ने। ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में 1861 में ज्वाइनिंग करी। एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी, माइनिंग यानी खदान वाली, कोयले की कंपनी थी। उस कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया एज अ इंजीनियर के रूप में 1860 में, 1860 में ज्वाइन किया। बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर और हेनरी फेयोल उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए 1988 में। ठीक, अब 1988 आते आते उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और देखिए, और आगे उन्होंने इस घाटे में चल रही कंपनी को प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया। कैसे किया? उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, समझा कि हम क्या करें, कैसे करें जिससे हमारी कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। इसलिए हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इसमें मेनली क्या है कि माइनिंग कंपनी में इंजीनियर थे, तो मेनली लेबर वगैरह को लेकर इन्होंने सारी स्टडी करी थी। उस स्टडी के कारण इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स कहा जाता है और हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, अब हेनरी फेयोल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए थे? प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। आपके पास बुक है, आप उसमें डिटेल में पढ़िएगा, सब उसमें बताया गया है। डिवीज़न ऑफ वर्क में हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि आप अपने काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। बांट दीजिए मतलब हर पर्सन हर तरह का काम नहीं करेगा, काम को बांट दीजिए। ठीक है, काम को बांट दीजिए। बांटने से मतलब क्या है कि अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर मान लीजिए एक बुक बनाने का बिजनेस करते हैं, तो एक ही पर्सन पूरी बुक नहीं बनाएगा। कोई एक पर्सन उसके कागज़ काटेगा, दूसरा पर्सन प्रिंटिंग का काम करेगा, तीसरा पर्सन उसकी बाइंडिंग करेगा, चौथा पर्सन उसको चेक करेगा, क्वालिटी चेक। ऐसे हर पर्सन अलग अलग काम करेगा। अलग अलग काम करने से ये होता है कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि अगर कोई फॉल्ट, गलती निकलती है तो हमको पता चल जाता है कि ये गलती किसने की है। दूसरा, जब पर्सन एक ही तरह का काम बार बार डेली करता रहता है तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे, आप देखते रहते हैं कि लोग कितनी स्पीड से काम करते हैं। ढेर सारे वीडियो आते हैं जहाँ पर लोगों की स्पीड काम करने की बहुत ज़्यादा है। वो स्पीड कहाँ से आई? वो स्पीड आई है ट्रेनिंग से। डेली एक ही काम करने के कारण उनकी बॉडी, उनका माइंड ट्रेन हो चुका है, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो अपने काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो यही उन्होंने कहा कि काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, डिवीज़न ऑफ वर्क कर दो और वो काम अलग अलग लोगों को सौंप दिया जाए। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जिसको जैसी अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकार, राइट। जो बॉस होते हैं उनके पास में कुछ अधिकार होते हैं, तो जिसको जैसी अथॉरिटी यानी अधिकार दिए जाएं
उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी तरह की दी जाए, यानी जिसकी जैसी अथॉरिटी होगी उसकी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे मान लीजिए एक काम दिया गया कि मुझे डेली की 100 कार्स बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ मान लीजिए, तो मुझे पूरी अथॉरिटी दी गई, पूरा पावर दिया गया कि आप जितने कर्मचारी चाहते हैं काम पे लगा सकते हैं, जिसको आपको ठीक लगे निकालने का आप निकाल सकते हैं, जिसको प्रमोशन, डिमोशन, सैलरी वगैरह ये सारे राइट मेरे हाथ में दे दिए गए, यानी अथॉरिटी मुझे दे दी गई। अब अगर मैं 100 कार पर डे नहीं बना पाता हूँ तो जिम्मेदार इसका कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। ये प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी अथॉरिटी होगी उसी की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब कि जिसके पास अधिकार है जवाबदारी भी उसी की बनेगी। ऐसा नहीं कि मैं अपने अंडर में काम करने वाले लोगों पे इल्ज़ाम लगा दूं, सुपरवाइज़र को बोल दूं कि अरे ये सुपरवाइज़र ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके कारण 100 कार मेरी पर डे नहीं हो पा रही है प्रोड्यूस, इसको हटाओ, इसको भगाओ। नहीं, उसकी जवाबदारी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जैसी जिसकी अथॉरिटी होती है वैसी उसकी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा भी मतलब जैसी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे ही उसकी क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मुझसे कहा जा रहा है कि आपको 100 कार पर डे बनानी है, कैसे भी आप बनाइए, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन 100 कार पर डे बनाइए, तो उस कार के प्रोडक्शन में जितनी भी डिसीज़न लेना है, जो भी राइट है, वो सब मेरे पास होने चाहिए, अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो अथॉरिटी किसकी होगी, मेरी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊँगा। कैसे नहीं कर पाऊँगा, मान लीजिए एक सुपरवाइज़र ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो वर्कर से, लेबर से ठीक से काम नहीं करवा पा रहा है, तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं उस सुपरवाइज़र को निकाल दूँ, दूसरे को रख लूँ। मान लीजिए उसे निकालने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं, तो अब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उससे बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और मेरे पास राइट नहीं है उसको निकालने का, तो फिर मैं अपना जो टारगेट है 100 कार पर डे प्रोडक्शन का वो पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे ही उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसी जिसकी अथॉरिटी होती है वैसी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि अनुशासन में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। अब देखिए अनुशासन का मतलब क्या होता है, अनुशासन का मतलब यहाँ पर जैसे आप स्कूल में देखते हैं वो नहीं होता है। बिजनेस में अनुशासन का मतलब होता है कि जो कंपनी के बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन हैं उसको हर पर्सन अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करे और फॉलो करे। यहाँ पर किसी को डंडा लेकर पिटाई करने की बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे हर बॉस को, हर वर्कर को 9 बजे फैक्ट्री में काम पे आना है तो सब 9 बजे पहुँच जाएं, सबको शाम को 5 बजे घर जाना है तो वो 5 बजे ही घर जाएं। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यानी जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको सबको फॉलो करना है, अपनी मर्जी से फॉलो करना है, यहाँ ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती है, अपनी मर्जी से फॉलो करना है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब फोर्थ है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। ऑर्डर देना मतलब कि एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक पर्सन को 2-4 जगह से ऑर्डर मिलने लगेंगे, 2-4 बॉसेस से ऑर्डर मिलने लगेंगे, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। एक पर्सन को ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए, सबसे नहीं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल कि एक बॉस आया मेरे पास और उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं इधर बैठ गया। अब दूसरा बॉस आता है, वो कहता है इधर क्यों बैठो, इधर बैठो। अब मैं उठ के उधर बैठ गया। फिर पहला बॉस आया, तुमको मैंने वहाँ बिठाला था, तुम इधर क्यों बैठे हो। सर उन्होंने कहा अरे तुम पागल हो, उठे यहाँ से, वहाँ जाकर बैठो। अब ये मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊँगा। क्यों, क्योंकि मेरे को कई जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं, कई जगह से कमांड मिल रही है, तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊँगा। हम सबको, सारे बॉसेस को एक साथ खुश नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक पर्सन को एक ही बॉस से
और वो भी कौन, जो उसके ऊपर सुपीरियर है, उससे ऑर्डर मिलना चाहिए, सबसे नहीं। फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा मतलब एक डायरेक्शन में सबको जाना है। एक डायरेक्शन में सबको जाना है मतलब कि सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें। और वो डायरेक्शन क्या होता है? कंपनी का गोल। जो कंपनी गोल और ऑब्जेक्टिव लेकर चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव और गोल कंपनी ने बनाए हैं, उसके लिए सबको काम करना है। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा काम इतना था मैंने कर दिया, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया बुक छापने वाला एग्जाम्पल, कि जैसे आपका काम है पेपर की कटिंग करना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो पेपर काट के रख दिया, अब बुक नहीं छप रही तो मैं क्या करूं, ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मेरा काम ओके है। नहीं, बिजनेस का गोल क्या है? बिजनेस का गोल है अच्छी क्वालिटी की बुक प्रोवाइड करना रीजनेबल रेट पर। अगर किसी कारण से उसकी आगे छपाई नहीं हुई तो उसको ढूंढना चाहिए था, पता करना चाहिए था कि भाई ये क्यों, जब मैं पेपर काट के रख चुका हूँ तो क्यों आगे इसका काम नहीं बढ़ रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर आ रही है तो बॉसेस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आगे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, मैंने अपना काम तो कर दिया है पर दूसरे लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कि सब लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें, और वो डायरेक्शन होता है कंपनी का गोल, जिस कारण से कंपनी बनी है। देन सिक्स्थ है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? सैलरी, वेजेस। हिंदी में इसको कहते हैं पारितोषिक। पारितोषिक यानी इनाम। अगर हम मजदूरी वर्ड यूज़ करें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हम उसको कह देते हैं आपने बहुत मेहनत करी, ये इनाम है। तो एक्चुअली रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी या वेजेस। एम्प्लॉयज़ की सैलरी या वेजेस वाला प्रिंसिपल कहता है कि जैसी जिसकी काबिलियत है उसको वैसी सैलरी या वेजेस मिलनी चाहिए। अगर कोई पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई कम मेहनत कर रहा है, कम काबिलियत है उसमें, तो उसको कम सैलरी मिलनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे जो पर्सन ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसका मोराल, उसका आत्मबल, उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि मुझे लोगों से, दूसरों से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और जो लोग उससे कम हैं, यानी जो उससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उतनी, उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी भी सैलरी बढ़ जाएगी, जैसे इसकी बढ़ी है वैसे हमारी भी बढ़ जाएगी, अब हम भी मेहनत करेंगे। तो जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा है वो भी खुश हो जाता है अगर उसको सही रेम्यूनरेशन मिले तो, और जो नहीं कर रहा है वो भी मेहनत करने लगता है कि फिर मुझे भी ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखिए कि जैसी जिसकी काबिलियत है वैसी उसको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। तो ये 6th पॉइंट था। अभी 1 मिनट का ब्रेक, रुकिए।